हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन। ये है हमारा हिंदी का मॉडल पेपर। और हिंदी के मॉडल पेपर मैंने आपको बताया 3 मॉडल पेपर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो ये है दूसरा मॉडल पेपर। और इस दूसरे मॉडल मॉडल पेपर में हमने वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी है, इसमें वो सारी चीज़ें शामिल करी है जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली हैं। आप ये तीनों मॉडल पेपर अगर देख के चाहते हैं तो आपका पेपर पूरा का पूरा इसमें से मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने जो भी चीजें इंक्लूड करी है आप अच्छी तरह से समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। और जब एग्जाम देके आवे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके एग्जाम पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बने थे। विश्वास मानिए, निश्चित रूप से आपका पेपर इसमें से मिलेगा। और जो अपना रचना वाला भाग है, निबंध लेखन है, सब कुछ हमने इसमें शामिल किया। मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये रहेगा अपठित गद्यांश। इसके बाद ये जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उसके बाद अपठित पद्यांश, इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 6 रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, 12 जो आपके विभिन्न भागों से लिए गए हैं, विभिन्न पाठों से लिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे रहेगा अपना जो प्रश्न रहेंगे आपके खंड ब में, ये अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी दोनों किताबें। उसके अलावा जो अपना रहेगा अपठित गद्यांश के बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट हम इसमें कवर करने वाले हैं। आपका रहेगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये यहाँ से है। और फिर हम करेंगे इसके दोनों जो ऑब्जेक्ट इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, गद्य भाग, पद्य भाग। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके जो रचना लेखन है, इसमें एक निविदा हम यहाँ पे देखेंगे, निविदा लिखने वाले हैं। और फिर एक निबंध, योग की उपादेयता। तो ये इस तरीके से हम कंप्लीट, ये मॉडल पेपर है। ये दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहला वाला आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से भी आप उस पेपर को देख सकते हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। वस्तुनिष्ठ नहीं है, यहाँ पे अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये जो गद्यांश है आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा प्रश्नों पर चलूंगा। आज यहाँ पे करेंगे प्रश्न। देखो पहला लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। दूसरा प्रश्न है वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो वर्तमान में नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। और ध्यान दीजिए, जो आपका गद्यांश है इसकी जो पहली पंक्ति है वहीं से आपको एक इसका जो शीर्षक वाला प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको वहां से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। तो आप लिखेंगे कि तर्क और बुद्धि के बल पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से क्या बदला जा सकता है। तो प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से नगरीकरण की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। नगरीकरण की प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। गांवों का आकर्षक विकास करके नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। और अंतिम प्रश्न है इस गद्यांश का कि प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो बाजारीकरण, सुख सुविधाओं और नगरीकरण के कारण शहरों की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। तो अब ये है अपना अपना जो पद्यांश वाला भाग है वो हम यहाँ पे करेंगे पद्यांश वाले में। पद्यांश को आप पढ़ लीजिए। लिखा है सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन। सीधे हम चलेंगे प्रश्नों पे, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है कि एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष में, मेष माता का अर्थ क्या है। तो मेष माता का अर्थ होता है भेड़। दूसरा प्रश्न है योग्य जन जीता है, कहाँ की उक्ति है। ये पूर्व की उक्ति है, पश्चिम की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समर सूर क्रूर नहीं तुम पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है। वीर पुरुष को समरसूर कहा गया है। बच्चों इंपोर्टेंट अपठित गद्यांश और पद्यांश से दोनों सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा, पूरा समझिएगा। इस पूरे पेपर को मैं आप सॉल्व करके दे रहा हूं, आप इसे कंप्लीट देखिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे ऐप में मिलेगी आपको। आगे लिखा है कि सिंह की गोद से छीनतार शिशु कौन। पंक्ति में सिंह किसका प्रतीक है। तो बच्चों सिंह जो है ये वीरता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटना है। मतलब विकल्प नहीं है, अति लघुतरात्मक प्रश्नों से छांटना है। तो आप लिखेंगे कि जागो फिर एक बार, ये रहेगा हमारा इस गद्यांश का पद्यांश का शीर्षक।
अभिशप्त, अभिशप्त शब्द का विपरीतार्थक विलोम शब्द है वरदानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये रिक्त स्थान जो 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इसमें से पहला है कि विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं। तो हम विचार विनिमय का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं, और भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना भाषा के कितने रूप हैं, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो लिखना भाषा के लिखित और मौखिक दो रूप हैं। संस्कृत लिपि लिखी जाती है, तो संस्कृत जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा जो है बच्चों, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम केवल ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे। मोहन गदा है वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो मोहन गदा है इस वाक्य में हमें उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो साक्षात संकेतित अर्थ या जो मुख्यार्थ का बोध होता है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। पांचवा है जग भव सागर तरने को नाव बनाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि उसको रूप दे दिया गया है कि जग भव सागर तरने को, मतलब ये जो संसार है इसे सागर के समान, सागर का रूप दिया गया है, सागर के समान माना गया है, इस भव सागर के समान इसे बताया है। तो इसीलिए इस भव को, इस जगत को सागर के समान बताया है, इसलिए रूपक अलंकार है, मतलब उसमें उसका रोपण कर दिया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, उक्त पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो जहां किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। त वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। और जहां शब्द की अगर आवृत्ति होती है तो वहां पे होता है यमक अलंकार। और जहां शब्द की आवृत्ति न होते हुए भी अर्थ अगर भिन्न भिन्न हो तो वहां पर होता है बच्चों श्लेष अलंकार। ये अलंकार वाला टॉपिक मैं आपको व्याकरण वाले भाग में करवाऊंगा, कंप्लीट आपके अलंकार हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप तो ये मॉडल पेपर जो है ना इनको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, आपका निश्चित रूप से हाफ ईयरली में पेपर मिल जाएगा इन्हीं में से। अगला तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है अडॉप्ट, इसका पारिभाषिक शब्द होता है अपनाना। फिर है एग्री, इसका पारिभाषिक शब्द होता है सहमत होना। फिर है जन संचार के माध्यमों और समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका कौन निभाता है? संपादक। अगला है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, विजुअल, नेट, बाइट, सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि मेरा घर तो हिमालय है, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? इसमें अभिधा शब्द नहीं, इसमें मेरा घर तो विद्यालय है, लक्षणा शब्द शक्ति है बच्चों। मेरा घर तो हिमालय है, तो हिमालय तो घर हो नहीं सकता, लेकिन उसका घर हिमालय पर है, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है कि जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो और उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है, क्योंकि भ्रांति हो जाती है कि उपमेय और उपमान दोनों एक ही हैं, ऐसे सादृश्यता के कारण उसमें भ्रांति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जूझ का आत्मकथात्मक उपन्यास के लेखक कौन है? बच्चों आनंद यादव जो हैं ये जूझ आत्मकथात्मक पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? यशोधर बाबू कृष्णानंद पांडे के आदर्शों पर चलते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो ये सारी चीजें हैं जहां पे स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व हो, वहां वो आदर्श समाज माना गया है। लुट्टन सिंह के दोनों लड़कों के लिए क्या घोषणा हुई थी? घोषणा ये हुई थी कि वे दरबार के भावी पहलवान बनेंगे। अगला क्वेश्चन है जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है? तो बच्चों त्याग वो है जो अपनी जरूरत त्याग करके मानव के लिए कुछ दान कर दे, उसे हम त्याग कहते हैं, जीजी ऐसा कहती है। रुबैया क्या है? तो रुबैया एक प्रकार का उर्दू और फारसी का छंद होता है। तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं? बच्चों तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। बादल राग कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो बादल राग कविता में बरसात की ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। अब हम करेंगे इसका खंड ब, और खंड ब में हमें 40 शब्दों में लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है?
तो ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम है फ्लैश भी है। जैसे जो कुछ खास न्यूज होती है तो टीवी वाले ब्रेकिंग न्यूज करके हमें दिखाते हैं। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कोई भी घटनाक्रम होता है तो उस घटनाक्रम से संबंधित जो वीडियो और जो फोटोज अभी आने होते हैं उससे पहले ही जो खबर होती है वो दर्शकों तक पहुंचा दी जाती है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, जोधपुर में भीषण गैस कांड। अब बाकी चीजें बाद में आती रहेगी, वीडियोस आएंगे, फुटेज आएंगे, विस्तृत समाचार बाद में आएंगे, लेकिन एक एक खास जो खबर होती है वो ब्रेकिंग न्यूज करके ऐसे लोगों तक पहुंचा दी जाती है। नेपाल में आया भीषण भूकंप। अगला रहेगा जैसे दो रेलगाड़ियों की टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। बस ये इतनी जो खबर होती है ना वो लगातार चलती रहती है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। एन कोडिंग से क्या आशय है? तो संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी संदेश जब हमें कहीं भेजना होता है तो जो भी जो जो समाचार होता है उसको पहले उसका उसका कूटीकरण किया जाता है, उसे संकेतों में जो है वो बांधा जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या फिर एनकोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि किसी भी घटना, सूचना आदि का महत्वपूर्ण या फिर उसका संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस चरम बिंदु पर पहुंचना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की ओर परिवर्तित की होता है, तो वो क्लाइमैक्स कहलाता है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, सब कुछ समझ में आ जाए और फिर वहां से वापस जो है वो हमें निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ना हो। नेक्स्ट है कविता के बहाने। शीर्षक कविता का इस कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो देखो कविता के बहाने जो कविता है बच्चों, इसमें चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावनात्मक सुगंध वाली उड़ान होती है। किसकी? कविता की। तो इसमें कवि ये कह रहा है कि भाई कविता की जो उड़ान है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, जबकि फूलों के खिलने की अपनी सीमा है, जबकि चिड़िया की जो उड़ान होती है उसकी अपनी सीमा है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायक होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर संकट आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया है? तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है इसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों एवं मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपाहिजों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनहीन आचरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है त्याग और दान के विषय में जीजी के क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। बच्चों सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है पहले उसे खुद को वो चीज देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के दान नहीं होता। जीजी के अनुसार जो चीजें तुम्हारे पास बहुत कम है और जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है और उसका अगर तुम त्याग कर दो, किसी लोगों के कल्याण के लिए उसे अर्पण कर दो, तो वो त्याग कहलाता है, वो दान कहलाता है। भक्तिन के आने से महादेवी के जीवन में क्या परिवर्तन आने लगे? बच्चों भक्तिन के आने से, भक्तिन के महादेवी के जीवन में आने से बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। आपने देखा महादेवी स्वयं कहती हैं कि भक्तिन बिल्कुल भी नहीं बदली, वो शहर में रह करके बिल्कुल भी नहीं बदली, जबकि मुझे जो है वो बहुत परिवर्तित कर दिया। तो भक्तिन के आने से महादेवी के जीवन में ये परिवर्तन आने लगा कि वह साधारण देहाती जीवन जीने की सोचने लगी, अपनी असुविधा को छिपाने लगी, उसके द्वारा पकाए गए देहाती भोजन खाने लगी और उससे दंत कथाएं सुनकर उन्हें कंठस्थ करने लगी। जबकि महादेवी के लाख प्रयास करने के बावजूद भी भक्तिन बिल्कुल भी नहीं बदली। यशोधर बाबू अपने घर में देर से क्यों आते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यशोधर बाबू अपने घर में अपने आप को तिरस्कृत और उपेक्षित समझते थे, क्योंकि तीनों बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी पत्नी भी उनसे बात बात पर झगड़ती थी। उनका छोटी मोटी बातों को लेकर बच्चों और पत्नी से मतभेद रहता था और इससे शांति और छुटकारा पाने के लिए यशोधर बाबू जितना हो सके घर से दूर रहते थे और शाम को 8 बजे के आसपास घर लौटते थे। एकल परिवार विषय पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। देखो प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रचलित थी, लेकिन आज एकल परिवार प्रथा प्रचलित है। इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। परिवार, एकल परिवार में अपना हित प्रमुख माना जाता है। इसमें सामाजिकता का अभाव होता है, वहां पे सामाजिकता का भाव पैदा नहीं होता बच्चों में।
अब है खंड स, और खंड स में हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, बड़े बड़े प्रश्न हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। लिखा है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं से अवगत कराया, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जो आत्म परिचय कविता है हरिवंश हरिवंश राय बच्चन साहब की, कवि कविता की शुरुआती करते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो सारांश यही है कि हमें जगत के प्रति हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां बनती है, कर्तव्य बनते हैं, उन्हें निभाते हुए हमें जीवन जीना है। तो कवि क्या कह रहा है कि इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मैं सबके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करता हूँ। तो ये आप इसे कंप्लीट पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, फिर आप इसका जो है वो सारांश लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो बच्चों, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता है, सामर्थ्यवान मानता है, बाकी सबको वो अपाहिज, विकलांग, कमजोर, अक्षम मानता है। तो कवि ने यहाँ पर ऐसी मानसिकता वाली उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यंग्य किया है। कंप्लीट उत्तर आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा रोक करके इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट लिखा है कि बाजार दर्शन पाठ में चित्रित भगत जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे इससे मिलते जुलते और भी प्रश्न बन सकते हैं कि भगत जी का व्यक्तित्व आपको कैसे प्रभावित करता है। अगर भगत जी के स्थान पर आप होते तो क्या करते। भगत जी जैसे आपने देखा, मार्केट से जब गुजरते थे ना, तो सारी चीजें यूं की यूं धरी की धरी रह जाती थी। भगत जी जहां काम होता था वहां जाते थे, वहां से सामान लेते थे, चले जाते थे। एक बात। दूसरी बात यह था कि भगत जी जिस चीजों जो चूर्ण बेचते थे, तो अपने 6 आने की कमाई जैसे पूरी हो जाती थी, उसके बाद बचा हुआ चूर्ण बच्चों को फ्री में दे देते थे। लेकिन आज क्या होता है संसार में, आप देखते हैं कि एक पैसा भी कोई नहीं छोड़ता है। तो ये सारी चीजें आप इसे तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और फिर अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखा है कि पहलवान की ढोलक कहानी में व्यक्त सामाजिक विसंगतियों की ओर अपना ध्यान इस जो है वो आकृष्ट कीजिए। तो बच्चों, पहलवान की ढोलक फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कहानी है, और इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी। आपने देखा, जब राजा साहब जो है वो बुजुर्ग हो गए और उनके बाद जब वो युवराज ने जब गद्दी संभाली, तो पहलवान को वहां से निकाल दिया। तो इस तरीके से सिस्टम बदलता है, और जो लोक कलाएं होती है वो विलुप्ति के कगार पर पहुंचते पहुंचते एक दिन विलुप्त हो जाती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ये कंप्लीट आप इसके पढ़ करके इसको आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। यशोधर बाबू की पत्नी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भाई, यशोधर बाबू की जो विशेषता है वो आप लिखेंगे कि यशोधर बाबू एक आम भारतीय नारी है। यशोधर बाबू की पत्नी एक आम भारतीय नारी है जो बदलते वक्त के साथ बदलना जानती है। और अब ये विशेषता ये है कि एक तो दबी हुई नारी है। मतलब यशोधर की पत्नी को विवाह के बाद अनचाहे मन से संयुक्त परिवार में रहना पड़ा। कई लोग रहते, देखो उसने कहा कि वो रहते थे, उन सबके साथ मुझे रहना पड़ा। इस कारण जिस तरह से स्वच्छंद होकर वह सुख भोग लेना चाहती थी, वैसा नहीं ले पाई। इसलिए वह अपने पति से कहती है कि किशन दास तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सूर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। दूसरा है आधुनिकता की चाह। आपने देखा होगा वो अपनी लड़की के साथ जो है वो पहनावे और उसके उसके उसी के हिसाब से वो खाना पहना सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यशोधर बाबू की पत्नी में आधुनिकता, आधुनिक रंग ढंग की बहुत चाह है। वो ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना, बालों में खिंचाव लगाना, होठों पर लाली लगाना, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। हाँ, और फिर वो अपने पति से कहती है कि वह सिर पर पल्लू बल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। नेक्स्ट है पति के प्रति विद्रोह का भाव। तो ये भी उसमें भरा हुआ है कूट कूट करके। यशोधर की पत्नी के मन में अपने पति के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं है। वह उनको उबाऊ व्यक्ति मानती है जो समय से पहले ही बुढ़ा गया है। अतः वह पूरी तरह अपने बच्चों की तरफदारी करती है। इसके अलावा बच्चों, जूझ आत्मकथात्मक जो अंश है, इसमें आनंद को जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति चित्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप लिख सकते हो कि ये जो कहानी है इसमें जब बालक छोटा होता है तभी से वो पढ़ने की इच्छा उसके मन में भरी पड़ी रहती है, और फिर वो कोशिश करता है, अपनी माँ से कहता है। माँ भी जब हिम्मत नहीं कर पाती तो वो गांव के चौधरी के पास जाते हैं। वहां पर जो वो किस तरीके से थोड़ा सफल हो जाते हैं और उसके स्कूल जाने का प्रबंध हो जाता है। लेकिन तब भी उसकी कठिनाइयां कम नहीं होती है। वो घर का सारा काम, खेत का सारा काम करके फिर विद्यालय जाता है। विद्यालय में भी उसकी जो है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो कई दोस्त बना लेता है, धीरे धीरे होशियार हो जाता है। उसे उसके अच्छे शिक्षक, विशेष करके सौंदल गेकर का जो है वो सानिध्य मिलता है। और फिर घर का काम करते, भैंस चराते, खेती बाड़ी करते, वो अपनी कविताएं लिखता रहता है, याद करता रहता है। इस तरीके से वो एक जो है वो एक कवि जो है वो बन जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि लेखक धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। देखो, एक लेखक परिचय या कवि परिचय में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा का लिखा था, हमने आलोक धनवा साहब का देखा था। तो ये जो है इसमें हम धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे के लेखक जो हैं, इनका यहाँ पे आप जो है वो परिचय जो है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आप लिख सकते हैं। तो धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 1926 में हुआ था। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे स्वावलंबी बने। अभ्युदय और संगम पत्रों का संपादन सहयोग करने के बाद वे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। कुछ समय बाद वे विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। उन्हें दूसरा सप्तक के कवियों में स्थान मिला। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीजें आप बच्चों लिख देना। नेक्स्ट है, अब देखो सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पंक्तियां ली हुई ना, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, तो ये पतंग कविता जो है उसमें से ली गई है। आलोक धनवा साहब की पंक्तियां हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में आलोक धनवा साहब की कविता दुनिया रोज बनती है कि पतंग कविता से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति की मनोरम छटा और बाल मन की उमंगों का वर्णन किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे प्रकृति के बारे में कि भाई भादो महीना जो है वो बीत चुका है और उसके बाद अब शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु जो है वो फूलों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, अब तेज किरणें जो है वो चमकती है इसलिए चमकीले इशारे यहाँ पे बताए कवि ने। फिर बच्चों के पतंग उड़ाने का वर्णन किया है और बच्चे गिरते हैं, उड़ते हैं, लगती नहीं है और भी ज्यादा जो है वो मजबूत होकर के पतंग उड़ाते हैं। तो ये सब कुछ वर्णन इसमें किया है जो आप यहाँ पे व्याख्या में बच्चों लिख सकते हैं। इसके अलावा विशेष लिखेंगे। विशेष में आप 2-3 पॉइंट लिख देना कि भाई प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया गया है। शरद ऋतु आते ही आकाश साफ चमकीला हो जाता है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द आदि आदि आप लिख देना। उसके बाद एक और यहाँ पे लिखा है कि नील जल में या किसी घोर झिलमिल देह में, ये उषा कविता, बहादुर सिंह की कविता उषा जो है बच्चों वहां से लिया गया है। तो आप इसे भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब देखो मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक अपठित गद्यांश है। एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो बच्चों काले मेघा पानी दे, पाठ धर्मवीर भारती का जो है उसमें से ये रचना दी गई है। सबसे पहले संदर्भ लिखना, इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना, फिर प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखना। व्याख्या में आप इसे जो है वो पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इस तरीके से आप कंप्लीट व्याख्या लिख करके आएंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एक और यहाँ पे एक जो दिया हुआ है संदर्भ सहित व्याख्या करना है, आप इसे भी पढ़ लीजिए और ये भी कर दीजिएगा। और अब यहाँ पे देखो एक हमें निविदा लिखनी है। तो बच्चों निविदा जो है ना, ये निविदा ये कंप्लीट वीडियो मैंने पहले आपको अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो जरूर देख लीजिएगा। आप ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा कि निविदा कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये पत्र क्रमांक होता है, इधर जो आप देख सकते हैं ये दिनांक है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने समझाई हुई है। इस तरीके से डायग्राम बना के 5 कॉलम बनाने होते हैं, नीचे आवश्यक शर्तें लिखनी होती है, फिर अंत में होते हैं हस्ताक्षर। ये लिख लीजिएगा। ये पंजाब नेशनल बैंक वाला हमने कल परसों ही किया था, आपको याद होगा। तो इस तरीके से आप लोग ये जो है वो कर लीजिए। और फिर है योग की उपादेयता। तो ये जो योग की उपादेयता निबंध है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो ये हमने एक किया है हिंदी का मॉडल पेपर और ये है हमारा दूसरा हिंदी का मॉडल पेपर। एक और मॉडल पेपर बचा है बच्चा तीसरा, जो आपको मिलेगा थोड़ी देर के बाद में। तो इस तरीके से आप अगर 3 मॉडल पेपर कंप्लीट करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।